जय हिंद दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान दुनिया के दो ऐसे देश जो मतलब पैदा होते ही आपस में, खासकर उससे जो निकल कर बाहर निकला पाकिस्तान, वो पैदा होते ही अपने जो मातृ देश है उसके साथ लड़ने लगा। बुरे हालात इस तरीके तक हो गए कि वो कुछ काफ़ी हद तक इंडिया की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं सोच पाया। हालांकि आज के दिन उसका प्रधानमंत्री कहता फिर रहा है कि पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, लेकिन आज की जो तारीख है वो देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज है 26/11 और 26/11/2008। इस दिन को भारत का शायद ही कोई वासी भूल पाए जो आज के दिन है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के ऊपर मुंबई अटैक हुए थे और जिस तरीके से इस मुंबई अटैक ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, बिल्कुल इस हद तक मजबूर कर दिया था कि हम क्या करें। भारत की सरकार घुटनों के बल आ गई और उसके बाद ऐसे लगा कि हमारी अस्मिता पर बहुत बुरा सवाल उठ चुका है। मैं आज इस चीज़ के ऊपर ही डिस्कशन करने जा रहा हूं कि असलियत में भारत के ऊपर इस तरीके के हमले का मकसद क्या था, क्यों किया था। जो हमें बताया गया या जो हमें पता है उससे कहीं ज़्यादा अलग पाकिस्तान का मकसद था। पाकिस्तान ने भारत के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी थी। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भारत घुटनों के बल बैठा हुआ था और क्या कारण था और हमारी सरकार की क्या कमजोरी थी जिसके वजह से भारत जो है वो घुटनों के बल बैठा हुआ था। अभी इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो और आपके लिए एनसीईआरटी का बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर एनसीईआरटी का बेस इंपॉर्टेंट है तो हम लोगों ने आपके लिए एनसीईआरटी के बैचेस स्टार्ट कर रखे हैं महज 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस में। इसके अंदर अभी बायोलॉजी का बैच चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। जल्दी से जल्दी एनरोल करें और अपने आप को हमारे साथ जोड़े। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का टोटली अलग बैच है। ये बायोलॉजी तो इस हद तक है कि आपके किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है उसमें काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। 11वीं 12वीं लेवल की एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी। तो जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, ऐसे मैसेज करते हैं, हम अपने आप कॉल कर लेंगे। दूसरा दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तभी हमारे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम जो एफर्ट कर रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल है और बच्चों को इन प्रयासों के अंदर आनंद आ रहा है, या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें आनंद आ रहा है। अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। तो टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बना वो ऑब्वियस सी बात है। पाकिस्तान इंडिया से अलग होने के पीछे का जो मेन कंसेप्ट है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ाना कंसेप्ट क्या था। वो चाहे मुस्लिम लीग के वो जो जिन्ना हो, वो चाहे सैयद अहमद शाह हो, सर सैयद अहमद शाह हो, चाहे अल्लामा इकबाल हो, चाहे वो कोई चौधरी रहमत अली हो, चाहे कोई भी, जो भी टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता था, वो मेरी नज़र में तो सारे बेवकूफ़ हैं। क्योंकि टू नेशन थ्योरी नाम की सारी एक हाइपोथेटिकल थ्योरी थी जो इनके दिमाग में बिठा दी गई थी कि हिंदू मुसलमान एक नहीं रह सकते। आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, बल्कि तुम सारे मुसलमान होते होते एक साथ नहीं रह पा रहे, और कभी शिया सुन्नी सहरावर्दी से लेकर देवबंदी और बरेलवी के अंदर एक दूसरे के गर्दनें काट रहे हो। टू नेशन थ्योरी टोटली फ्लॉप थी, लेकिन पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पर बना। और क्योंकि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पर बना और इसे अपनी पाकिस्तान पर शुरू से एक दबाव हमेशा से रहा कि पाकिस्तान इस टू नेशन थ्योरी को किसी भी तरीके से सही सिद्ध करके दिखाए और ये कहे कि जिस आधार पर वो बना वही आधार सही था। और इंडिया के ऊपर हमेशा दबाव रहा कि इंडिया ने सेक्युलर रास्ता अपनाया कि ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर, सर्वधर्म संभाव हमारा पूरा आधारभूत सिद्धांत है। तो इंडिया के ऊपर हमेशा दबाव रहा कि सोसाइटी को एक करके रहे। इंडिया इसमें काफ़ी हद तक कामयाब है। छोटे मोटे शोर शराबे तो होते रहते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर या किसी भी जाति भाषा के नाम पर पार्टीशन की आवाज़ कहीं से नहीं उठी। ये इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब पाकिस्तान को क्योंकि अपनी टू नेशन थ्योरी को सही प्रूव करना है तो हर हालत में उसे एंटी इंडिया स्टांस बनाए रखना पड़ेगा, और उस एंटी इंडिया स्टांस के अंदर उसे हर हालत में कोई ना कोई मुद्दा बरकरार रखना पड़ेगा, और वो मुद्दा है कश्मीर।
अब कश्मीर के साथ साथ एंटी इंडिया, क्योंकि इंडिया में हिंदू गवर्नमेंट है और खासकर ये मूर्ति पूजा करते हैं, तो एंटी हिंदू स्टांस हमेशा पाकिस्तान ने बनाए रखा। इन दोनों के बिहाफ पर पाकिस्तान ने आज से जितना भी समय हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुआ है, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस 70 साल से ज़्यादा के समय में पाकिस्तान ने इस स्टांस को लगातार बनाए रखा और भारत पर दबाव बनाए रखने की पूरी कोशिश की। अब इसका अगला पार्ट ये है दोस्तों कि टू नेशन थ्योरी में जब 1979 के अंदर अफगान वॉर हुआ तो 1989 तक आते आते अफगानिस्तान से अमेरिका और यूएसएसआर दोनों निकल चुके थे और अफगानिस्तान के जो जिहादी थे वो पाकिस्तान की कंट्रोल में थे। पाकिस्तान ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और इन्हीं जिहादियों को, अफगान जिहादियों को कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। असलियत में दोस्तों कश्मीर में जो इंसर्जेंसी हुई और उस टाइम पर जो भी मामले हुए, असलियत में उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये था डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का जो विघटन है या विखंडन है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हो और एटलीस्ट सेपरेशन ऑफ कश्मीर हो, सेपरेशन ऑफ कश्मीर हो। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि कश्मीर को अलग करना उसका मेन एजेंडा था, इंडिया के टुकड़े करना उसका मेन एजेंडा था। 1989 से लेकर अगर आप 2001 के बीच तक आप देख लें तो पाकिस्तान ने पूरी ताकत से इंडिया के ऊपर हमले किए, दंगे करवाए, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, कुछ भी करवाया। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव था। लगभग 11-12 साल तक पाकिस्तान ने खूब एफर्ट किए कश्मीर को अलग करने के या भारत के टुकड़े करने के, लेकिन यहाँ पर भारत एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ चुका था, यानी राजनीतिक स्थायित्व की तरफ बढ़ चुका था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थायित्व की तरफ बढ़ चुका था। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स कर चुका था यानी आर्थिक सुधार कर चुका था और सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। ये 3 ताकतें इंडिया को मिल चुकी थी और इंडिया एक स्टेबल हो चुका था एंड स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा था, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नेशन की तरफ उभर रहा था। यहाँ पाकिस्तान का हौसला टूट चुका था कि 12 साल के अंदर इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे पाकिस्तान से आगे निकलनी शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान के अंदर डिक्लाइन के सिग्नल्स दिखाई देने लग चुके थे और इंडिया के अंदर रिवाइवल के सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे कि इंडिया जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक बम को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर मामले में इंडिया से पीछे जा चुका है। ऐसी सिचुएशन के अंदर 9/11 का जो अटैक हुआ, 9/11 के अटैक ने पूरी दुनिया की वास्तविकता को बदल के रख दिया दोस्तों। 9/11 का जो अटैक हुआ, उस 9/11 के अटैक ने अमेरिका को क्या पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और इस अमेरिका को दोबारा से एक बार पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। लेकिन साथ और इसके बाद सेकेंड अफगान वॉर में अमेरिका जो है वो उलझ गया। अब क्योंकि अफगान वॉर में उलझ गया तो पाकिस्तान को भी अपना ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ जो है, बॉर्डर विद इंडिया, वो शांत रखना था। इसलिए मामला जो है वो बिल्कुल शांत हो गया। यहाँ पर इंडिया ने कंसोलिडेशन ऑफ बॉर्डर किया और कहीं ना कहीं अपनी पावर को भी और ज़्यादा मजबूत किया और इंडिया कहीं ज़्यादा आगे निकल गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है वो डिपेंडेंट होता चला गया और इंडिया जो है वो ताकतवर होता चला गया और जो गैप था वो लगातार बढ़ता चला गया। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हर कोई इंसान ये देखेगा कि गैप बढ़ रहा है और जो भी है, लेकिन टर्निंग पॉइंट कब आया? यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो सकता है एक स्टेबिलिटी होती है कुछ भी, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है।
यहाँ इसका दूसरा पहलू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ता है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ये जुड़ता है कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ रहा था और पाकिस्तान के अंदर एसोसिएट हो रहा था और लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका था 2001 से ऑनवर्ड्स, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर राइज ऑफ चाइना शुरू हो चुका था और चाइना धीरे धीरे अपनी पोजीशन अलग अलग जगहों पर मजबूत करता जा रहा था और दबाव बनाता जा रहा था। राइज ऑफ चाइना में खासकर इकोनॉमिक राइज अगर आप देखेंगे तो वो था, टेक्नोलॉजी के मामले में जो बढ़ावा था वो था, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात मिलिट्री स्ट्रेंथ भी वो चाइना जो है वो गेन करता जा रहा था। कोई भी दुनिया का फार साइटेड नेशन, जो दुनिया के दूरदर्शी नेशन होंगे या दूरदर्शी देश होगा, जो दूर की सोच कर चलेगा, जिसमें अमेरिका का काफ़ी हद तक आप नंबर 1 मान सकते हैं इस मामले में। ऐसी सिचुएशन में इस इकोनॉमिक राइज को अगर देखा जाए तो वो असलियत में थ्रेट टू अमेरिका था, अमेरिकन डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड था। अब एक बात समझ लीजिए, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की एक खास बात ये है कि अमेरिकन्स इस दुनिया के अंदर अपने दोस्तों की मदद से डोमिनेट करते हैं, अपने दोस्तों की मदद से राज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन्स अपने दोस्तों की मदद से राज करते हैं, अपने दोस्तों की मदद से आगे बढ़ते हैं। और हमेशा जब आप देखेंगे कि जब अमेरिका रशिया से लड़ रहा था तो यहाँ पर उसने यूरोप को अपना दोस्त बनाया, टर्की को अपना दोस्त बनाया, सऊदी अरेबिया को दोस्त बनाया और भी बहुत सारे दूसरे देशों को दोस्त बनाया, यहाँ तक कि जापान को भी दोस्त बनाया। अब यहाँ चाइना का जो राइज है, तो चाइना के राइज में कोई ना कोई दोस्त तो चाहिए, और वो दोस्त असलियत में और कोई नहीं, एक उभरती हुई सुपर पावर जो कि इकोनॉमिकली स्टेबल हो चुकी है, पॉलिटिकली स्टेबल हो चुकी है, उसके बाद उसमें क्या नाम है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है, साइज़ भी है, पॉपुलेशन भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, वो इंडिया बचा था। यहाँ पर अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस बढ़ने लगे, और जब अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस यहाँ पर बढ़ेंगे तो इंडिया के साथ दोस्ती अमेरिका की जो है वो पाकिस्तान को कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि जिस डोमिनेंस को पाकिस्तान, जिस फ्रेंडशिप को पाकिस्तान, जिस कॉपरेशन को पाकिस्तान, या जिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को पाकिस्तान, टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान एंजॉय करता था, अब वो पूरे का पूरा तख्ता कहो या सब चीज़ें वो इंडिया के फेवर में होती जा रही थी। अब जब ये सब चीज़ें इंडिया के फेवर में होने शुरू हो चुकी थी तो पाकिस्तान इसी चीज़ को कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। हालांकि पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना के फेवर में जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान अपने दुश्मन देश इंडिया को कभी नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका के फेवर में जाए। अब यहाँ पर ही सिचुएशन बदलनी शुरू हो गई। अब अगर अमेरिका के फेवर की बात की जाए तो अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो बिल क्लिंटन के भारत यात्रा से बढ़ने शुरू हुए, और जब जॉर्ज बुश जूनियर आए उनके टाइम पर ये रिलेशंस और बढ़ने लगे, और ख़ासकर ईयर आया 2008 को यूँ कहेंगे न्यू डॉन फॉर इंडिया इन न्यूक्लियर पावर्ड वर्ल्ड। इस दुनिया में जिसके पास भी ये नाभिकीय शक्ति संपन्न दुनिया के अंदर भारत के लिए एक नया सवेरा था 2008। क्यों? क्योंकि बिल क्लिंटन ने भारत को एक तरीके की रिकग्निशन ये दे दी कि ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारी मार्केट है, तुम बड़े देश हो, तुम्हारे को न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर पावर बना दिया जैसा भी था।
लेकिन क्या सिचुएशन वहीं ख़त्म हो जानी थी? तो मेरा मानना ये है कि सिचुएशन वहाँ से शुरू होनी थी। सिचुएशन वहाँ से असलियत में शुरू ये हुई कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस लगातार बढ़ते चले गए और पहली बार अमेरिका ने इंडिया के अंदर एक पोटेंशियल फ्रेंड देखा और पहली बार इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसका स्वाद वो चख चुका था, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अमेरिका और यूरोपियन नेशंस को अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में देखना या बड़ा पार्टनर के रूप में देखना शुरू किया। अब साल आ गया है 2008। 2008 में इंडिया के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि यहाँ पर हुआ था 123 एग्रीमेंट। सितंबर अक्टूबर के अंदर 123 एग्रीमेंट जो है वो अमेरिकन सीनेट ने भी पारित कर दिया था और अमेरिकन सीनेट जो है उसने साफ शब्दों में ये कहा था। यहाँ आप इस वीडियो में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे क्योंकि यहीं से टॉपिक शुरू हो रहा है। अभी तक तो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, यार टीचर हूँ तो टीचर वाला ही पढ़ाऊँगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने से पहले मैं आपको सीधा उस बात पर लेकर नहीं आ सकता क्योंकि मैं ना तो कोई पत्रकार ना और कुछ। टीचर हूँ तो टीचर की आदत है बेसिक पार्ट्स को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े। यही चीज़ हमारी क्लास में होती है, ये चीज़ यहाँ होती है। क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। अब ये जो अमेरिका है, अब आप सोच कर देखिए, अमेरिका ने इंडिया में पोटेंशियल पार्टनर देखा और यहाँ तक कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तो संसद अमेरिकन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है और चाइना जैसे देशों का राइज हो रहा है, चाइना अगर कल को अमेरिका के लिए पोटेंशियल थ्रेट के रूप में उभरने की कोशिश करता है तो इंडिया जैसे दोस्त की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी भविष्य में। इसलिए अपने दोस्तों को मजबूत करके आगे बढ़ना अमेरिका की पॉलिसी रही है। इसलिए न्यूक्लियर डील अमेरिका इंडिया के साथ करने में हमें कोई समस्या नहीं है, करी जानी चाहिए। इसलिए ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो गया। साथ में IAEA जो दुनिया के इंटरनेशनल एटॉमिक जो रिसर्च होती हैं या एटॉमिक एनर्जी होती है उसके रिलेटेड एसोसिएशन है और इस एसोसिएशन का काम दुनिया के अंदर सिविल यूज़ के लिए न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना, चेक करना है कि क्या वो सही जगह पे इस्तेमाल हो रही है। उसने भी इंडिया को रिकॉग्निशन दी, अमेरिका ने भी इंडिया को रिकॉग्निशन दी और सितंबर में ही लगभग 2 दिन के बाद फ्रांस और इंडिया का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट हो गया। यानी यूरोप ने भी इंडिया को रिकॉग्निशन दे दी कि हाँ भाई, हम इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब आप लोग खुद सोच कर देखिए कि अमेरिका, यूरोप, IAEA सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के साथ आ चुकी हैं और जॉर्ज डब्ल्यू बुश कह रहा है कि इंडिया आने वाले समय की सुपर पावर है। आप एक दुश्मन के दिमाग से सोच कर देखिए कि क्या इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इस चीज़ के मामले में रुक पाएगा या सेटिस्फाई हो पाएगा कि अमेरिका जैसा देश जो उसका पुराना सबसे बड़ा दोस्त रहा है, आज इंडिया के बारे में कह रहा है कि इंडिया आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। जबकि उस समय पर 50 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो चुके थे और हिंदुस्तान पाकिस्तान को, और 50 साल बाद पाकिस्तान पीछे छूटता जा रहा था और इंडिया ताकतवर हो रहा था और दुनिया की सुपर पावर अब इंडिया को आने वाले समय की सुपर पावर के रूप में देखना शुरू कर चुकी थी। तो ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अमेरिका और इंडिया दोनों को जवाब देने, खासकर अमेरिका को जवाब देने और इंडिया को उसकी औकात दिखाने के लिए ये 26/11 का हमला किया था। दोस्तों, इस 26/11 जो आज डेट है, इस डेट के पीछे एक और चीज़ छिपी हुई है कि ये हमारे देश का संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ आवर कंट्री है। इस दिन हमारी संविधान सभा ने, आर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली प्रिपेयर्ड इट, हमारी संविधान सभा ने इस संविधान को बनाकर देश को बनाकर रख दिया था और इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया। 24 जनवरी को लास्ट डे थी, वो एक अलग मैटर है, फैक्ट्स पे चला गया। अब आप सोच कर देखिए, हमारे संविधान दिवस यानी जिस दिन हमारे देश को गाइड करने वाली शक्ति स्थापित हुई, संविधान स्थापित हुआ या बना, उस दिन हमला करना, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला करना। इकोनॉमिक हब, इकोनॉमिक जो कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, देश की आर्थिक राजधानी, वो असलियत में
अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सोल है यानी आत्मा है, तो ये जो है वो हार्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी है, दिल है। अब सोच कर देखिए, आत्मा, जिस दिन आत्मा ने प्रवेश किया उस दिन यानी तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम्हारे दिल पर हमला, ये ऐसा ही था जैसे कोई तुम्हारा दिल तोड़ के चला जाए। अब आप सोच कर देखिए, इन दो चीज़ों को कनेक्ट करके देखिए, और उसके बाद इतना बड़ा हमला, ताज और मुंबई गेटवे पे हमला करना, वो असलियत में इंडिया के ऊपर हमला करना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है उस चीज़ से खुश नहीं था, और पाकिस्तान जानता था कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो इंटरनेशनल प्रेशर इतना पड़ेगा कि इंडिया अटैक नहीं कर पाएगा। अगर इंडिया अटैक नहीं कर पाता तो यहाँ पर सुपर पावर का जो टैग इंडिया को दिए जाने की कोशिश हो रही है, उस टैग की धज्जियाँ उड़ाता हुआ मैं नज़र आऊँगा और इंडिया को दिखा दूंगा कि तेरी औकात नहीं है सुपर पावर बनने की। तू सिर्फ, पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि तू सिर्फ और सिर्फ गरीब रहेगा या कमज़ोर रहेगा, अमेरिका और यूरोप वाले तेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। और शायद इंडियन गवर्नमेंट जो उस समय पर थी उसने बिहेव भी वैसा ही किया। अभी मनोज तिवारी की जो किताब आई है उसमें पढ़िए, इंडियन गवर्नमेंट ने भी बिहेव ऐसा ही किया। असलियत में बॉर्डर पर सेना भेजने में ही इन दोनों को हमारे देश को 14 दिन लग गए, और दुनिया के मीडिया ने, दुनिया की सेनाओं ने हमारे देश की सेना के ऊपर इतना मजाक उड़ाया कि कौन से देश की सेना इतनी ज़्यादा धीरे, इतनी ज़्यादा नेस्ती होगी, इतनी ज़्यादा आलसी होगी या इतनी ज़्यादा कछुए की चाल चलेगी कि 14 दिन आपको देश के बॉर्डर पे पहुंचने में लग रहे हैं। इसका मतलब आप कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं ये बता दीजिए। उसके बाद दूसरी बात, इंडिया ने यहाँ वॉर एक्सरसाइज वगैरह करी, ना तो वॉर करी, ना ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी, ना ही और कुछ किया, बस डॉजियर देते चले गए कि प्लीज़ इन्हें, मतलब दुनिया में बदनाम कर दिया। यूरोप को कहा, अमेरिका को कहा, इसको कहा, उसको कहा, सबने निंदा कर दी। पाकिस्तान जैसा बेशरम नंगा देश, जिसे कहते हैं ना कि वैश्याओं की औलाद टाइप का देश, मतलब एक ऐसा जिसको कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बेशरम, वो हंस रहा है कि बेटा मैंने तुम्हारी ऐसी तैसी मार दी और तुम क्या कर रहे हो, डॉजियर दे, ला दे दे भाई, रख देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। इंडिया ने डॉजियर पे डॉजियर दिए और हाफिज सईद को वो दामाद बना के, क्या बताएं, अब चढ़ाए बैठे हुए अपने ऊपर, सर पे चढ़ाए बैठे हुए। इंडिया का जो बिहेवियर था वो सुपर पावर वाला नहीं था, एटीट्यूड सुपर पावर वाला नहीं था। कांग्रेस सरकार का इसी से मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ थी। वहाँ से मेरे को ऐसी चिढ़ मची थी कांग्रेस सरकार से कि जीवन में इसको वोट नहीं दूंगा जो मेरे देश के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। न्यूक्लियर बम, हाँ तो हमारे पास भी था, मारेंगे पकड़ के। वहाँ वाले शोर मचाते हैं कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, साले हमारे पर तेरे से ज़्यादा है। लिटरली हमारा माइंडसेट तो ये था। और हमारी सरकार सोच रही है, इन निकम्मे नकारों की सरकार, कांग्रेसियों की सरकार की वजह से मैं इससे इतना चिढ़ा था, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे दिल को निकाल के किसी ने रख दिया, और मेरे जैसे हर हिंदुस्तानी के दिल में वो पीड़ा हुई थी। लेकिन मजबूरी ये थी कि उस टाइम पर ये बीजेपी सरकार में भी ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो एटीट्यूड ऑफ इंडियंस था और लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेकार थी, दोनों तरफ से सोच समझ के राजनीति में उलझे हुए थे। क्या मामला वहीं सेटल हो गया? मेरा मानना यह है कि मामला वहाँ नहीं हुआ, इंडिया की बेइज्जती हुई, फजीहत हुई। अब आई, अब जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, मैं इसका बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी के मामले में तो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्टर हूँ। मैं बहुत सारे मामलों में, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी चीज़ों में इनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता हूँ, लेकिन जहाँ इनकी फॉरेन पॉलिसी आती है और देश की इस अस्मिता का सवाल आता है, इज्जत का सवाल आता है, सुरक्षा का सवाल आता है, इनसे ज़्यादा अच्छा काम मुझे अभी तक किसी सरकार का लगा नहीं। अब सोच कर देखिए, अब आ जाता है 2 जनवरी 2016। असलियत में इंडिया के पास, अब इंडिया, फिर भी अमेरिका ने इंडिया के साथ कोई रिलेशंस में कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करी। 2014 के अंदर 2014 में इंडिया के अंदर एक नई सरकार आती है। 2015 में बराक ओबामा जो हैं वो इंडिया चीफ गेस्ट बन के आते हैं, और 2015 से लेकर और 2015 में बराक ओबामा का किसी देश के नेशनल डे पर या अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट का किसी देश के नेशनल डे के ऊपर चीफ गेस्ट बन के जाना अपने आप में सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर आगे बढ़ने का एक ज़रिया था या एक सिग्नल था कि हाँ, इंडिया का जो रुतबा है, रेपुटेशन है, वो लगातार बढ़ती जा रही है।
अब ऐसी सिचुएशन के अंदर बराक ओबामा इंडिया आए, लेकिन 2015 के बाद जब बराक ओबामा इंडिया आए तो इंडिया की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेशनल सिनारियो पे दोबारा से सिचुएशन जो है वो पलटने लगी और बढ़ने लगी। कभी इंडियाज इंक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग मैटर्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, इसका मेंबर बन रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत प्रोमिनेंट सीट्स के ऊपर बैठ रहा है। MTCR का मेंबर बन रहा है। वासेनर एग्रीमेंट के अंदर एंट्री करने की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के अंदर एंट्री करने की बात हो रही है। जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसमें, यानी हर तरफ से इंडिया को सपोर्ट करने की बात हो रही है और इंडिया की पावर को बढ़ाने की बात हो रही है। और इंडिया उस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि हमें इन सब जगहों पर एंट्री मिलनी चाहिए। जैसे जैसे इंडिया का राइज होता जाता है, पाकिस्तान की तरफ से भी इन्वेशंस लगातार बढ़ते चले जाते हैं। बुरहान वाली अंबानी जैसे सांप जो हैं वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी सेपरेटिस्ट पावर हैं जो आगे आकर ताकतवर होनी शुरू होती हैं। 2 जनवरी 2016 को अगर आप देखेंगे तो 2 जनवरी 2016 को पठानकोट होता है, और पठानकोट इंडिया की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे जिस तरीके का खतरा था उसका सीधा सीधा मामला ये था, इंडिया की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खतरा हमला था। यानी इंडिया की जो सेना है उसके ऊपर हमला करने का मतलब ये है कि वो इंडिया की सेना को चुनौती दे रही हैं। और वहीं अगर आप देखोगे तो सितंबर 2016, क्योंकि यही लेमोआ नाम का एग्रीमेंट हुआ था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ जो था वो हुआ था। और इस लिमोवा में अमेरिका ने इंडिया को बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटस प्रोवाइड किया था। सोचिए, ये एग्रीमेंट होता है 2016 में, और उसके जस्ट बाद सितंबर के अंदर इंडिया पे हमला होता है और उरी अटैक होता है। यहाँ लगभग ये वही ऐसा ही काफ़ी हद तक अटैक था जैसा कि बॉम्बे पे हुआ था। उतना बड़ा नहीं, लेकिन अटैक तो था। और दोबारा से सरकार के ऊपर मतलब पाकिस्तान ने इंडिया की अस्मिता के ऊपर सवालिया निशान लगा दिए। यहाँ पर पहली बार इंडिया बिहेव्ड लाइक अ सुपर पावर और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। यहाँ समझिए असलियत में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और सबसे बड़ी बात, सर्जिकल स्ट्राइक करके माना इंडिया ने कि हाँ हमने मारा और तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये बदमाश वाला है ना, तो ये थप्पड़ मार के कहे हाँ मारा, आप बता क्या करेगा। आप क्लास में एक आधे लड़के को ऐसा जानते होंगे, या फिर आप क्लास में खुद भी ऐसे रहे होंगे, या मोहल्ले में भी ऐसा होता है जिसका काम है लड़ना, और लड़के कहेगा हाँ लड़ रहा हूँ, बता क्या करेगा। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ, हाँ मारा अब बता क्या करेगा। ये जो एटीट्यूड था इंडिया का, घर में घुस के मारना, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया। और असलियत में ये बिहेवियर ऑफ सुपर पावर है कि हाँ हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, अगर हमसे अब कोई मामला बात करेगा तो हम घुस के मारेंगे। ये इंडिया का एटीट्यूड चेंज था, ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज था। जब गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज था तो ऐसा ही एक हमला फरवरी 2016 के अंदर भी हुआ था, पुलवामा अटैक। इंडिया ने उसका भी बदला एयर स्ट्राइक की फॉर्म में लिया, और एयर स्ट्राइक की फॉर्म के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक लिया, और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अभिनंदन का जो मामला था वो असलियत में अपने आप में अचीवमेंट था कि 3 दिन के अंदर अंदर आर्मी को वापस मतलब हमारे जो भी वॉर प्रिजनर थे उन्हें छोड़ दिया गया। यहाँ पर भी इंडिया ने बिहेवियर ऑफ सुपर पावर किया, दिखाया, और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा के ये कहा कि बेटा देख, यहाँ ये सरकार भी वो नहीं है और हिंदुस्तान भी वो नहीं है। यहाँ ये सरकार भी वो नहीं है और हिंदुस्तान भी वो नहीं है। जो कुछ करियो सोच समझ के करियो। ये जो अचीवमेंट था ना दोस्तों, ये जो अचीवमेंट था ये ज़बरदस्त था। ये अचीवमेंट ज़बरदस्त था। इसने पाकिस्तान को प्रेशर में ला दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संसद में कहते सुना गया कि क्या करूं, न्यूक्लियर हमला कर दूं, वॉर शेड दूं, मिसाइल अटैक करूं, क्या करूं, क्योंकि सामने वाला जो है वो इजराइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये और कुछ नहीं, सुपर पावर बिहेवियर है। और ये जो सुपर पावर बिहेवियर है ये किसी भी देश में, खासकर एक ऐसे देश में जो कि तरक्की करना चाहता है, जो अमीर बनना चाहता है, विश्वगुरु बनना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शांत तब तक हैं जब तक आप हमारी बात सुन रहे हैं।
आपने हिंसा करी तो तुम्हारी औकात दिखा के रख देंगे। तो वो जो 26/11 अटैक था वो हमारे देश की संप्रभुता पर हमला था, और हमने अब एक सुपर पावर या यहाँ तक कि एक संप्रभु देश के रूप में रिएक्ट ही नहीं किया था। उल्लू के पट्टों की सरकार थी, यही सुनना चाहते हैं। मैं कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी से कभी संतुष्ट नहीं रहा। ये लोग केवल और केवल ऊपरी बदलाव करके सिर्फ काम चलाना जानते हैं। देश की अस्मिता से इन्हें कोई लेना देना नहीं था। और रही बात न्यूक्लियर वॉर की, तो भाई हमारे पास भी हम भी मारेंगे। जब सामने वाला नहीं डर रहा तो हम क्या करें? डरना उसे चाहिए, ताकतवर हम हैं, बड़े हम हैं। ये दुनिया के कौन से बेवकूफ़ी सिद्धांत में लिखा हुआ है कि जिसके पास ताकत है वो डर के बैठे? हम क्षमा कर रहे हैं, पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्षमादान की शक्ति इसलिए है क्योंकि शक्ति है, हम कायर नहीं हैं। और 2008 के अंदर हिंदुस्तान एक कायर की तरह बैठा हुआ नजर आया था, और यही एक कारण था कि भारत की अस्मिता जो है वो दांव पे लग गई थी, और भारत घुटनों के बल ला दिया था इस मच्छर जैसे देश ने। धन्यवाद।